नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति की। बताएंगे आपको कि हॉर्मुज को लेकर कैसे ईरान अपनी जिद पर अड़ गया है। इस तनाव के भविष्य को लेकर क्या कहना है राष्ट्रपति ट्रंप का। हुती के हमले किस तरह आग में घी का काम कर रहे हैं और सीरिया में रूस को कैसे लगा बड़ा झटका। इसके अलावा एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुर्की की। बताएंगे आपको कि कैसे कुर्दों को लेकर तुर्की में एक बार फिर मच गया है बवाल। कुर्दों का समूह पीकेके कैसे एक बार फिर राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ खड़ा हो गया है। तुर्की के कुर्दों में फूटता गुस्सा कैसे पश्चिम एशिया के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सिर्फ आधा अधूरा संवाद जारी, ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ने का इंतजार। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अड़ा ईरान, कहा मांगें पूरी होने तक नहीं खुलेगा रास्ता। यूक्रेन के घातक ड्रोन हमले से रूस में मचा हड़कंप, 13 की मौत, 39 घायल। तातनेफ्ट की टेनेको रिफाइनरी को बनाया निशाना। जापोरेजे पर भी हमला, रूसी नियंत्रण वाले इलाके में ब्लैकआउट। संकट में एस्टोनिया की गठबंधन सरकार, 2 सांसदों के इस्तीफे से बदला गणित। पीएम क्रिस्टन मिखाल ने खोया बहुमत। मार्च 2027 में होना है संसदीय चुनाव। तुर्की की संसद में कुर्द अलगाववादी पीकेके के पुनर्वास से संबंधित बिल पर मंथन। पीकेके का गंभीर आरोप, कहा पीकेके के सिर्फ हथियार डलवाना ही मंशा, आम माफी का नहीं रखा ध्यान। पिछले साल संगठन ने छोड़े थे हथियार। चीन में तूफान डॉल्फिन का कहर, 12 की मौत, 8 अब भी लापता। भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। उड़ान, रेल और समुद्री सेवाएं बाधित। सुरक्षित निकाले गए 15 लाख से ज्यादा लोग। और आइए आपको लिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम एशिया में शांति की चाबी अब परमाणु समझौता नहीं, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट बनता दिख रहा है। अमेरिका बिना न्यूक्लियर डील के भी ईरान से संघर्ष खत्म करने को तैयार है, लेकिन तेहरान ने इसके बदले लंबी शर्तों की फेहरिस्त रख दी है। उधर गाजा शांति योजना पर नेतन्याहू के रुख ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सीरिया में रूस की सैन्य मौजूदगी घटाने की तैयारी ने पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में परमाणु समझौता नहीं, अब हॉर्मुज स्ट्रेट बनेगा शांति की चाबी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बिना परमाणु समझौते के भी संघर्ष खत्म करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ईरान को खोलना होगा वो रास्ता जिससे गुजरता है दुनिया के तेल और गैस कारोबार का बड़ा हिस्सा। ऐसा अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि अगर ईरान इस रास्ते को खोल देता है तो अमेरिका औपचारिक परमाणु समझौते के बिना भी संघर्ष खत्म करने को तैयार हो सकता है। लेकिन ईरान अभी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के बदले अमेरिका के सामने कई मांगे रखी हैं। इसमें जंग हमेशा के लिए खत्म हो, समुद्री नाकाबंदी हटे, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में जमा संपत्तियां लौटाई जाए, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मिले, सहयोगी गुटों पर कार्रवाई बंद हो जैसी शर्तें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है दोनों देशों की अलग अलग प्राथमिकताएं। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज तुरंत खुले, वहीं ईरान सैनिकों की वापसी और प्रतिबंध हटाने और मुआवजे जैसी बड़ी मांगों पर अड़ा हुआ है। उधर पश्चिम एशिया के एक और हिस्से गाजा में शांति स्थापित करने की ट्रंप की योजना को बड़ा झटका लगा है। ये झटका हमास ने नहीं बल्कि उनके करीबी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिया है।
उन्होंने अमेरिका समर्थित 15 सूत्रीय गाजा शांति योजना को ठुकरा दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से और वास्तविक रूप से हथियार नहीं छोड़ देता है, तब तक इजराइल कोई सैन्य वापसी नहीं करेगा। उन्होंने साथ साथ या चरणबद्ध तरीके से सेना हटाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। वहीं हमास ने अमेरिका से इजराइल पर गाजा प्लान के अगले चरण को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भले ही ट्रंप परमाणु मुद्दे पर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे लेकर नेतन्याहू के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि समझौता हो या न हो, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उधर सीरिया के नए शासक अल शरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मनाने में सफल हो गए हैं कि रूस सीरिया में अपनी सैन्य मजबूती को कम करेगा। लताकिया स्थित हमीमीम हवाई अड्डे और टार्टस बंदरगाह के वाणिज्यिक बर्थ का नियंत्रण अब सीरिया का नागरिक प्रशासन संभालेगा। यहाँ मौजूद रूसी सैन्य चौकियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वहाँ मौजूद सैन्य केंद्र संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर दिए जाएंगे। और पश्चिम एशिया के इस पूरे अपडेट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि ये अमेरिकन मीडिया से जो खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बिना परमाणु को लेकर समझौते के भी अगर हॉर्मुज खुल जाता है तो वो तैयार हैं संघर्ष को खत्म करने के लिए, ये कितना सही लगता है आपको? क्योंकि ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि परमाणु का जो मुद्दा है वो मूल मुद्दा है। इसमें कोई शक नहीं चंद्रशेखर जी कि परमाणु जो बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को अब अलग रखते हुए, क्योंकि अब जानता है अमेरिका कि उसने कितना नुकसान पहुंचा रखा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, और यही कारण है ये अब कहीं ना कहीं यूएसए को लगने लगा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा तो विश्व भर जो हाहाकार मचा हुआ है, और वो उस हाहाकार को लेकर के जो तेल की किल्लत, फर्टिलाइजर की किल्लत, गैस की किल्लत, अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन, वहां पर कीमतें बढ़ रही है, इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका को अब लगने लगा है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अगर सारे के सारे, लेकिन आईआरजीसी का क्या कहना है? आईआरजीसी जानता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करना चाहता है। वो जानता है कि अमेरिका जो है वो ईरान पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख सकता है, तो ये उसकी एक जो मैं कहूँ शॉर्टकमिंग है, और एक स्ट्रेंथ जो आईआरजीसी की है, उस स्ट्रेंथ को वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि किसी न किसी हालत में अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए, और उनकी भी मांगे हैं। अब आप देखिएगा ईरान ने जो मांगे रखी हैं, अगर उन मांगों को मान लेता है अमेरिका, तो फिर तो वही हाल हुआ जैसे पहले हुआ, मतलब पांचों की पांचों उंगलियां घी में रही ईरान की, और ईरान तो फिर बिल्कुल जीता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने कहा है कि लड़ाई तुरंत समाप्त होगी, जो भी उसके ऊपर सैंक्शंस है उसको हटाया जाएगा, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी, जो घेराबंदी है वो घेराबंदी नहीं होगी, जो भी उनके साथ अलाइज है उनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। तो मतलब इतनी ऐसे मांगे जो जबरदस्त रखी है ईरान ने यूएसए के सामने, तो मुझे नहीं लगता है, मेरा ऐसे मानना है कि यूएसए इन मांगों को नहीं मानेगा, और अगर इन मांगों को नहीं मानता है तो फिर वो जो ईरान है, और खासकर आईआरजीसी जो है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा। उसको मालूम है कि वो ओमान के साथ मिलकर के अब जिस प्रकार से संधि बना रहा है कि नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपना वो इनवर्ड ट्रैफिक होगा कमर्शियल, और सदर्न से आउटबाउंड ट्रैफिक होगा, तो ये जो चीजें ईरान और ओमान बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब अमेरिका कह रहा है कि सवाल नहीं पैदा होता कि किसी न किसी तरीके से ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई टोल वसूली नहीं होगी, लेकिन इसको देखते हुए चंद्रशेखर जी अब लगता है जो इजराइल है वो नहीं मान रहा है। सर यहीं पर सर आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि इजराइल जो गाजा को लेकर के ट्रंप ने अपना प्लान रखा था, इजराइल ने वो मानने से इनकार कर दिया, और तभी वॉशिंगटन की मीडिया में ये खबर आती है कि ट्रंप अब जो न्यूक्लियर मामला है ईरान को लेकर के उसको छोड़ सकते हैं, और इजराइल चाहता है कि ये न्यूक्लियर का मामला सबसे पहले रखा जाए। तो ये किस तरह से आप देखेंगे? ये कहीं इजराइल अमेरिका के बीच में जो तनातनी हुई है उसके कारण तो ये सब नहीं हो रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखो, देखिएगा, इसराइल का अस्तित्व का सवाल था, और वो अस्तित्व था न्यूक्लियर को लेकर के कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर होगा तो कहीं ना कहीं इसराइल का अस्तित्व खतरे में रहेगा। इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने भी सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर 123 एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि जो पीस एग्रीमेंट है न्यूक्लियर को लेकर के वो सऊदी अरेबिया का अमेरिका के साथ है। इधर जो जो भी बोर्ड ऑफ पीस का प्लान है अमेरिका का गाजा के लिए, वहां पे इसराइल बार बार ये कह रहा है, नेतन्याहू खुद उन्होंने कहा है कि हम तो फलस्तीनी, जब तक वो जिंदा है वो फलस्तीनी को तो एक स्टेट नहीं दे सकते हैं। उतना ही नहीं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक हमास डिसआर्म नहीं होगा तब तक वहां पर शांति बहाल नहीं हो सकती। 60% गाजा का अभी भी हिस्सा जो है, ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जैसे जैसे आप डिसआर्म होंगे वैसे वैसे वो पीछे हटेंगे। इसराइल मानने को तैयार नहीं, कहते जब तक हमारा डिसआर्म नहीं होगा तब तक हम वो इलाके को नहीं छोड़ेंगे। ये तो अस्तित्व का सवाल इसराइल का होने के नाते यहाँ पर कहीं ना कहीं इसराइल और यूएसए के बीच में जरूर अनबन है। नेतन्याहू कहते हैं सर, इसके अलावा जिस तरह से हूती लगातार हमले कर रहा है सऊदी अरब पर या यमन पर हम कह लें, ये कितना वहां पर माहौल को बिगाड़ रहा है, पूरा जो हूती का एक्शन है वहां पर? अब आप देखिएगा, हूती ईरान का समर्थक है और ईरान के ही इशारों पर वो सऊदी अरेबिया पर हमला करता है। उसको लेकर के अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने एक अपना एग्रीमेंट करा है। उस एग्रीमेंट को लेते हुए 2 दिन भी नहीं हुए कि हूती ने हमला कर दिया इसके ऊपर, सऊदी अरेबिया के रिफाइनरी के ऊपर, बबल मंडेब के ऊपर उन्होंने उनको सऊदी अरेबिया को ब्लॉक कर रखा है। तो ये सब को लेते हुए मुझे नहीं लगता है कि बाकी हूती जो है वो छोड़ेंगे नहीं। उनका मकसद एक ही है कि, और अब हो सकता है कि यमन आर्म फोर्सेस और हूती के बीच में सिविल वॉर होने का खतरा हो रहा है यमन के अंदर। तो ऐसे माहौल के अंदर बहुत ही खतरनाक माहौल है, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान मिलकर के किसका बरखलाफ संगठन है वो ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो कह रहे नेटो टाइप है, जिसमें कि किसी भी तीनों देशों में से एक के ऊपर हमला होगा तो तीनों देश उसके ऊपर हमला करेंगे। 2 दिन भी नहीं हुए इस एग्रीमेंट को साइन पे, 2 दिन कि हूती ने हमला कर दिया। हूती कौन है? वो तो ईरान का ही संगठन है, तो ईरान को तो हमला कर नहीं सकते। ईरान ने पाकिस्तान को और सभी को बोला ये तो पेपर एग्रीमेंट है, ये इसके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ही नाजुक स्थिति है चंद्रशेखर जी। सर, अंतिम सवाल है, एक डेवलपमेंट हुआ है वहां पर, जो सीरिया और रूस के बीच में एक डील हुई है, जो सीरिया में रूस के बेसिस थे उसको लेकर के, संक्षेप में बताइएगा सर, क्या कुछ इसका फर्क पड़ेगा? जरूर, मुझे लगता है फर्क इन द सेंस कि जो रूस और सीरिया है वो उनका पुराना संगठन रहा है। सीरिया को लेकर के जिस प्रकार से जो मिलिशिया है, जो ईरान बैक मिलिशिया जो इराक से हम हर हमेशा हमला करते रहते हैं सऊदी अरेबिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रूस भी धीरे धीरे करके अपना जो उसका दबदबा है खासकर सीरिया को लेकर के उसको नहीं छोड़ेगा। हमें सबको मालूम है कि रूस और सीरिया का बहुत पुराना एक तरीके से रिश्ता है, जिसमें अमेरिका ने दखल अंदाजी देने की कोशिश की, पर रूस का अभी भी काफी दबदबा सीरिया के अंदर है। ठीक है सर। सर, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 4 दशक की दुश्मनी के बाद तुर्की और पीकेके के बीच शांति की नई कोशिश शुरू हुई है। एर्दोआन सरकार ने पीकेके के पूर्व लड़ाकों के पुनर्वास और कानूनी राहत वाला बिल संसद में पेश किया है, लेकिन बिल सामने आते ही सवाल उठने लगे हैं, क्या सिर्फ हथियार डालने से कुर्द समस्या का समाधान हो जाएगा? सबसे बड़ा पेंच पीकेके नेता अब्दुल्ला ओजलान और पूर्व लड़ाकों की राजनीतिक भूमिका को लेकर है। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। चार दशक की दुश्मनी, हजारों मौतें और अब शांति की नई कोशिश।
लेकिन शांति कानून पर ही घमासान शुरू हो गया है। कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके के साथ हथियार डालने के हुए समझौते के 1 साल बाद राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन की सरकार पीकेके के लिए पुनर्वास और कानूनी राहत वाला बिल संसद में पेश तो कर चुकी है, लेकिन इस पर बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि बिल के प्रावधान के तहत पूर्व लड़ाकों को शर्तों के साथ सामान्य नागरिक जीवन में लौटने का मौका मिल सकता है, लेकिन सभी के लिए आम माफी का ऐलान नहीं किया गया है और यहीं से विवाद शुरू हो गया है। पीकेके ने बिल में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें सिर्फ हथियार छोड़ने की बात कही गई है, लेकिन कुर्द मुद्दे के राजनीतिक समाधान और लोकतांत्रिक सुधारों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। पीकेके सवाल पूछ रही है कि अगर शांति चाहिए तो सिर्फ बंदूकें क्यों जमा कराई जा रही हैं? उनकी मांग है कि पूर्व लड़ाकों की राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। सबसे बड़ा पेंच है पीकेके के संस्थापक और नेता अब्दुल्ला ओजलान को लेकर। ओजलान 1999 से जेल में बंद हैं। पिछले साल उन्होंने ही पीकेके से हथियार छोड़ने और संगठन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन अब पीकेके कह रहा है कि अगर ओजलान जेल से बाहर नहीं आए तो कानून की कई धाराएं सिर्फ मृत कानून बनकर रह जाएंगी। नए कानून में हिंसा में शामिल नहीं रहे करीब 4000 पूर्व पीकेके सदस्यों को राहत मिलने की संभावना है, लेकिन हत्या और गंभीर अपराधों में दोषी लोगों को इससे बाहर रखा गया है। तुर्की और पीकेके के बीच शांति की कोशिश के पीछे सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में बदलते हालात भी बड़ी वजह हैं। कई जानकार मानते हैं कि ईरान युद्ध और इजराइल के साथ तुर्की के बढ़ते तनाव ने इस शांति प्रक्रिया के लिए मजबूर किया है। 2013 से 2015 के बीच औपचारिक वार्ता हुई थी। मार्च 2013 में अब्दुल्ला ओजलान ने संघर्ष विराम का ऐलान भी किया था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। अब हालात पहले से काफी अलग हैं। सीरिया में नई सरकार की भूमिका बेहद अहम हो गई है। तुर्की के लिए अपने देश के कुर्दों के साथ बेहतर संबंध बनाना सीरिया और इराक के कुर्द समूहों पर प्रभाव बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ पीकेके और उससे जुड़े संगठनों के लिए भी परिस्थितियां बदली हैं। तुर्की को पहले डर था कि पीकेके के सदस्य सीमा पार ईरान समर्थित कुर्द लड़ाकों के साथ जुड़ सकते हैं। सीरिया में भी कुर्द समूह पहले तुर्की की सीमा से लगे बड़े इलाके पर लगभग स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रखते थे और उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था, लेकिन अब सीरिया के कुर्द समूहों को नई सीरियाई सरकार के साथ समझौता करना पड़ा है। पीकेके के साथ तुर्की का संघर्ष 1984 से चला आ रहा है। इस दौरान हजारों लोगों की मौत हुई और इसका असर इराक और सीरिया तक पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या प्रेसिडेंट एर्दोआन की ओर से जो कुर्दों को वादा किया गया था अब वो उस वादे से हट रहे हैं और इसका असर क्या कुछ तुर्की पर होगा? चंद्रशेखर जी, कुर्दों का ये 1923 से लेकर के ये जो उनको लगता है कि उनकी जो एक सभ्यता थी, उनकी जो एक आइडेंटिटी थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं दबा करके रखा है। और 1984, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1984 से लगातार जिस प्रकार से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे पीकेके कहते हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि तुर्की जो है वो बोलता है पर करता नहीं है। और अभी भी जिस प्रकार से वो आर्टिकल 12 का बिल ला रहे हैं, उसमें भी और कंप्लीट एमनेस्टी सबको नहीं दी जा रही, सिर्फ हथियार डालो। तो कुर्दों को लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। बार बार ये बोलते हैं, 2013 में भी बोला, 2015 में भी बोला हथियार डालो। उनके अब्दुल्ला अभी भी जेल के अंदर है, तो कहीं हथियार ले लिए तो उसके बाद फिर क्या होगा उनका? यही नहीं, सीरिया में आप देखिएगा, आप इराक में देखिएगा, ईरान में उसका मतलब कुर्दों की जो अपनी एक मैं कहूँगा सभ्यता थी, वो ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद, तुर्की के बनने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो आशाएं, जो आकांक्षाएं थी, वो सब दबी रह गई। इतना ही नहीं, एमनेस्टी के बारे में बात जरूर करते तुर्की, और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एर्दोगान जी को करना पड़ेगा। अब उनको इनकी जो आइडेंटिटी है उसको देना पड़ेगा, और ये जो इनकी मांगे हैं खासकर, और कंप्लीट एमनेस्टी, ये नहीं कि चंदे टॉप लीडर्स को, अब्दुल्ला जी को छोड़ दिया, इसको कर दिया, नहीं, कंप्लीट एमनेस्टी, कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, तभी शायद कुर्द मानेंगे। नहीं तो ये जो है
क्योंकि ये बहुत जबरदस्त लोग हैं जो तुर्की में, ईरान में, इराक में, सीरिया में और सब जगह है। और इनको मालूम है कि अगर ये इजराइल के साथ इनकी अनबन है और कहीं ना कहीं कुर्द और अमेरिका की नजदीकियां हैं, तो इस सब को देखते हुए एर्दोगान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है कि वो जो कहेंगे ही बस वॉक द टॉक। अगर वॉक द टॉक नहीं करेंगे तो 1984 से जो लगातार ये जो पीकेके है और जिस प्रकार से लड़ रही है वो लड़ती रहेगी, वो मानेंगे नहीं तो फिर वो वैसे ही रहेगा पेपर के ऊपर। सर, अगर एर्दोआन इनकी जो समस्या है उसको डील कर लेते हैं तो वो अच्छी बात है, वो तुर्की के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो तुर्की में तो परेशानी होगी, लेकिन इसका असर इराक में हम कहें या सीरिया में हम कहें, दूसरे मुल्कों में जो आसपास के मुल्क हैं, क्योंकि कुर्द कई जगहों पर हैं, वहां क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत जबरदस्त पड़ेगा, क्योंकि कुर्द लगातार जैसे आपने कहा आज तक तकरीबन कहा जाता है 40 से 50 हजार तक लोग मारे जा चुके हैं इस लड़ाई के लिए, उनके अस्तित्व के लिए। तो कुर्द इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी अगर मौका मिला है और एर्दोगान अगर करते हैं तो उन्हीं का विन विन सिचुएशन होगा, नहीं तो ईरान और तुर्की के बीच में भी रिश्ते हमेशा नाजुक रहते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच के रिश्ते बहुत बहुत नाजुक है। तो ऐसे हालात में आप जब देखते हैं सीरिया में ये जो मिलिशिया, ईरान की जो मिलिशिया जो इराक से बार बार हमले करती रहती है, उतना ही नहीं, नीचे आप देखिएगा ईरान को परेशानी, सिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर वो हमले करते रहते हैं बलूचिस्तान को लेकर के। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ये कुर्दों का से मतलब परेशानी होगी तो तुर्की को होगी, और तुर्की अगर उस परेशानी से बचना चाहता है, जब अस्थिरता है आज की इसमें खाड़ी के देशों के बीच, तो ये बहुत सुनहरा मौका है जो एर्दोगान ने जरूर अब्दुल्ला जी से बात करके यकीनन ये करना चाहिए उनके अस्तित्व के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और कंप्लीट एमनेस्टी के लिए, जिसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन कुर्दों के लिए भी और तुर्की के लिए भी। सर, जो सीरियन कुर्द हैं वहां पर हमने देखा था कि अमेरिका की अच्छी खासी भूमिका वहां पर थी। क्या इस पूरे जो भी ये मामला है इसके पीछे कोई बिहाइंड द सीन या किसी तरह की अमेरिकन भूमिका के बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, अमेरिका जिस प्रकार से अमेरिका और कुर्दों के रिश्ते, अमेरिका और अल शहर के रिश्ते, इन सबको देखते हुए, क्योंकि अमेरिका का आज की तारीख में अगर अल शहर को राष्ट्रपति बनाया है सीरिया के अंदर, और जिस प्रकार से सीरिया भूमिका निभाना चाहते हैं और वो अपने आप को भी उभारना चाहते हैं, तो फायदा इजराइल का भी होगा, फायदा सीरिया का भी होगा, फायदा अमेरिका का भी होगा और फायदा कुर्दों का भी होगा, फायदा तुर्की का भी होगा जो नाटो का सदस्य है। तो इन सब की चीजों को देखते हुए अगर खाड़ी के बीच में एक तरीके से जब अनबन इतनी जबरदस्त है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ये एक सुनहरा मौका है, कम से कम कहीं ना कहीं पर शांति बहाल होगी, जिसमें तुर्की का भी फायदा होगा और अपना इसका पीकेके का भी, कुर्दों का भी फायदा होगा। पर तभी फायदा हो सकता है अगर एर्दोगान वॉक द टॉक करे, नहीं तो अगर पुरानी वो जो उनको सहानुभूति देते रहे, वो उन सहानुभूतियों से फायदा हुआ नहीं। और 2013 में भी दिक्कत, 2015 में भी दिक्कत, 1984 से लगातार जिस तरीके से पीकेके लड़ रहा है, इन सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में अमेरिका अगर मदद कर रहा है तो उस मदद का फायदा लेकर के वहां पे शांति बहाल होनी चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण बना हुआ है। रूस ने बताया कि तातारस्तान इलाके के निज़्नेकामस्क शहर में तेल रिफाइनरी और आम लोगों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 39 लोग घायल हो गए। इससे पहले रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। वहीं पूर्वी यूक्रेन के शहर खार्किव में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक पर रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को ओडेसा के बंदरगाह पर हमला करके दुनिया की खाद्य सुरक्षा को निशाना बना रहा है।
पूर्वी चीन में टाइफून डॉल्फिन की वजह से हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 15 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस तूफान ने उड़ानों, रेल और समुद्री परिवहन को बाधित कर दिया है। अकेले शंघाई में सोमवार को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून और ट्रॉपिकल साइक्लोन कुजीरा और डॉल्फिन के मिलेजुले असर से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण फिलीपींस में सोमवार सुबह तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग लापता हैं। एस्टोनिया की गठबंधन सरकार ने अपने 2 चुने हुए सदस्यों के पार्टी छोड़ने के बाद संसद में बहुमत खो दिया है। एस्टोनिया 200 पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद कालेव स्टोइस्कू ने रविवार को अपनी पार्टी छोड़ दी, जबकि मिलिस किली ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने रिफॉर्म पार्टी छोड़ दी है। म्यांमार की सेना समर्थित सरकार ने म्यांमार के लिए क्षेत्रीय आसियान गुट के विशेष दूत का विरोध किया है। म्यांमार और 11 सदस्यों वाले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के बीच रिश्ते 2021 की शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। तब सेना के नेताओं ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली चुनी हुई नागरिक सरकार को सत्ता से हटा दिया था, जिससे देश भर में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में अनुमानित 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का कैंसर और फैल गया है, ये जानकारी उनके बेटे हंटर बाइडेन ने एक हालिया इंटरव्यू में दी है। मई 2025 में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म करने के ठीक 4 महीने बाद बाइडेन ने बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का एक गंभीर रूप हो गया है, जो उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। सोमवार को थाईलैंड की राजधानी के बाहरी इलाके में एक स्थानीय सरकारी दफ्तर पर गोलीबारी करने के बाद एक बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना उसी प्रांत के एक स्कूल में एक किशोर द्वारा की गई हत्याओं के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसने बंदूक नियंत्रण पर बहस को फिर से हवा दे दी है।